डीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 22 को सोल्व करने वाले हैं और ये सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर क्योंकि इस सेट से आपके एग्ज़ाम में हूबहू और इस पैटर्न से 15 के 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। और इतना मैं आपको बता दूँ कि इस सेट से हूबहू क्वेश्चन यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको डाटा चेंज करके मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। और पैटर्न की बात किया जाए तो जो मैं 15 क्वेश्चन कराऊँगा, उस 15 कंटेंट के सेक्शन में आपको उसी पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज आपका 14 नवंबर है और 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, तो आप सभी को बच्चों दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप सभी लोग अपने जीवन में पढ़े-लिखे और आगे बढ़ें। मेरी यही शुभकामनाएँ हैं आप सभी के साथ। आगे बढ़ेंगे सेट नंबर 22 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यह सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, अगर जो बच्चे अभी तक डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि इस पे आपको पीवाईक्यू सीटेट के जितने अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से लेकर कब से? तो 2018 से लेकर 2023 जो 20 अगस्त को 2023 को पेपर हुआ था, अभी तत्काल में ही, तो वह पेपर भी आपको सीटेट यानी कि जितना भी पेपर है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों पेपर आपको अपलोड कर दिए गए हैं डेविएस टिच मोबाइल एप्लीकेशन पे। इसके साथ आपको बता दूँ कि कोई बैच लेना चाहते हैं तो बैच भी एनरोल कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे आप फ्री में चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो 9123 427285 पे आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, जब मन करे तब कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा दिन के टाइम में यानी कि वर्किंग आवर के टाइम में ही करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे और आप सभी 14 नवंबर को ध्यान में रखते हुए और इस पे क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम सभी लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएँगे। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ यह एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया। किस चीज़ से? तो एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट 3 घंटियाँ बेल नंबर 1, बेल नंबर 2 और बेल नंबर 3। यह क्रमशः का मतलब होता है क्या? कि पहला जो घंटी है वह 12 मिनट के अंतराल पे बजता है। अगला जो है वह 20 मिनट के अंतराल पे बजता है और जो छत और तीसरा घंटी है वह 36 मिनट के अंतराल पे बजता है, ठीक है? के अंतराल पर बजती है, यदि तीनों घंटियाँ प्रातः यानी कि प्रातः का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय में यह घंटियाँ बजी थी। कितने बजे? तो 7:15। तो आप सभी को पता होगा कि सुबह प्रातः का मतलब 7:15 एएम या पीएम। तो आप सभी कहेंगे सर अपराह्न यानी कि एएम। एएम क्या होगा? एएम पे बजी थी, एक साथ बजती है, तो वह फिर से एक साथ कितने बजे बजेगी? ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सीधा-सा मतलब है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। 12, 20, 36 का जब आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे, तो इसका पैटर्न 2 तरीका है। एलसीएम निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका आप सभी लोग तो जानते ही हैं इस तरीके से 12, 20 और 36 का और मेरा तरीका कुछ अलग है। सबसे हाईएस्ट नंबर को चुनिए और उसका मल्टीपल लिखते चले जाइए जो मल्टीपल सभी में उपस्थित होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आपको जो मेथड समझ में आता है उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते हैं। 2 से लगाएँगे तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा? तो 2 से लगेगा। तब यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 9। आप ये मत समझिए कि ये ब काफ़ी बेसिक है, इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन तो बेसिक है, लेकिन आप अटेम्प्ट कर भी सकते हैं और जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं, वह हो सकता है कि आपसे ना बने। तो इसलिए इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए और अपने नॉलेज को सही जगह पे उपयोग कीजिए। ईगो में नहीं कि यह क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, आप इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? अगर आपको वीडियो का स्पीड स्लो दिख रहा है, तो आप उस वीडियो को 2x पे डाल दीजिए और अगर किसी को स्पीड लग रहा है, तो उसे मिनिमम भी कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी यूट्यूब उपलब्ध कराती है और साथ में एप्लीकेशन पे इस सेशन को देख रहे हैं, तो आपको 4x का ऑप्शन मिलता है। कहाँ पे? 4x का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 1 घंटे की वीडियो को मात्र 15 मिनट में देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन में बहुत सारी फायदाएँ हैं, आप आज ही इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब गुणा करना है, 2 दूना 4, 4 तिरी 12, 12 पचे 60 60 तिया 180 यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया? 180 किस चीज़ में आएगा देखिए, ये सभी यूनिट किस चीज़ में है? मिनट में है, तो हमारा 180 मिनट आएगा, ठीक है? अब कहता है कि कितने घंटे बाद बजेगी, कितने बजे बजेगी?
या घंटा में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी कि 3 घंटा में कितना मिनट होगा? तो 3 घंटा में हमारा 180 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं ना। अगर नहीं पता, तो इसको 60 से आप भाग कर दीजिए, मिनट हो जाएगा, यह घंटा में अब आ जाएगा क्या? यह अब घंटा में आ जाएगा, यानी कि इतना अब घंटा हो जाएगा। तो घंटा में चेंज कीजिएगा तो 3 ऑवर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 ऑवर हो जाएगा। जब 3 ऑवर हो जाएगा, तो 7:15 पे एक बार बज चुका है, अगली बार वह कितने बजे बजेगा? यही ना क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 7:15 पे यह सुबह में बजा था, तो इसमें हमें कितना ऐड करना है? 3 घंटा ऐड करना है। जब 3 घंटा ऐड करना है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 7 3 10 घंटा, और 10 घंटा 15 मिनट, 10:15 पे यह क्या होगा? पुनः बज जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको काफ़ी ईज़ी वे में मैं आपको बता दिया हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे ही एलसीएम, एचसीएफ का पूरा वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। कोर्स में आप एनरोल कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन वहाँ पे आपको एलसीएम, एचसीएफ का जितना कंटेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो आज ही इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, अगर आपको एलसीएम, एचसीएफ के किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसका आप पीडीएफ भी मोबाइल एप्लीकेशन से ही डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है, हिंदू अरबी ये संख्यांक कंसेश प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्या है? सबसे पहले ये बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो 1 पर 2 गो 0, और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो लार्जेस्ट नंबर 3 गो 9। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो कहता है कि कितनी संख्या है? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको 2 पैटर्न बताऊँगा। क्या? 2 पैटर्न बताऊँगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ईज़ी वे में सोल्व कर सकते हैं। पहला है कि स बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, जितना अंतर आएगा उतना ही संख्या होगा, जितना नंबर आएगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? संख्या होता है हो जाएगा। तो इसका हमारा जब डिफरेंस निकालेंगे, तो 999 में से हम कितना घटाएँगे? 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 899 आ जाएगा। तो 899 ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह मेथड भी है, और इसका दूसरा मेथड भी है, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, पैटर्न्स एपी का। क्या? एपी पढ़े होंगे। तो एपी में फ़ॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एन कितना हो जाएगा? यह जब 3 अंक की संख्या चलेगी, तो अगला 101, अगला 102, इस टाइप से आगे बढ़ता चला जाएगा ना 999 तक। तो हमारा एन कितना हो गया? अंतिम पद कितना है? 999। ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। प्लस एन क्या है? तो एन हमारा निकलता है कैसे है? एन निकलता है A2 माइनस A1, यानी कि 101 माइनस 100। कोई दिक्कत नहीं, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा एन नहीं, एन हमें निकालना ही है, ये डी का फ़ॉर्मूला है। A2 जो है ना, वह डी का फ़ॉर्मूला है, डी निकालना है तो 1 हो जाएगा। एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और डी बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे 100 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 999 और माइनस 100 बराबर n माइनस 1 और इंटू 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो 999 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 999 में से 100 जाएगा तो 899 हो जाएगा, 899 हो जाएगा। यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 है, तो यह क्या हो जाएगा? n यहाँ पे निकालेंगे तो 900 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मालूम है कौन सा होगा? 900 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह 101 से आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है? एगो 100 छूट जाता है, जब आप घटाते हैं ना, तो ना 999 काउंट होता है, ना 100 काउंट होता है। ना 100 काउंट होता है और ना 99 काउंट होता है। लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा? प्लस 1 करना होगा। इसका दूसरा भी मेथड है कि आप क्या करेंगे? घटाने के बाद 1 जोड़ देंगे तो 900 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं है। और इसका एक और मेथड है, आप क्या करेंगे? इसका एक और मेथड है कि आप रैंकिंग पढ़े हैं ना? क्या? रैंकिंग पढ़े हैं, तो रैंकिंग के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रैंकिंग में भी टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट करते हैं, अगर राइट निकालना हो, और जब टोटल निकालना पड़ता है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं। यह भी फ़ॉर्मूला है।
तो यह एपी का जो कॉन्सेप्ट है ना क्लास 10th में हम लोग जो पढ़े थे, यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है और एन बराबर आप फ़ॉर्मूला याद रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? या आप दोनों का डिफरेंस कर लेंगे और उसमें प्लस 1 कर देंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 900 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी-पूरी संभावना है। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। इस क्वेश्चन में विभाजित करने का तरीका आपसे पूछा गया है। किसको क्या कहते हैं और किसको क्या नहीं कहते हैं, इसके बारे में जानकारी आपसे अगर होगी, तो हम लोग निकाल लेंगे। कहता है यदि इतना-इतना को 98 से विभाजित किया जाता है। 98 से विभाजित किया जाता है मतलब आपको पता है? 98, 98, 98 और 98 4 गो 98 है। 1 गो, 2 गो, 3 गो और 4 गो। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इतना को मालूम है कितना से डिवाइड किया जाता है? 98 से क्या किया जाता है? 98 से डिवाइड किया जाता है। 98 से क्या किया जाता है? तो डिवाइड किया जाता है यानी कि विभाजित किया जाता है। इसका मतलब हमारा मालूम है क्या? इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 98, 98, 98, 98 कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आपको यह पता होगा कि सर या आपसे जब पूछे कि इसका शेषफल कहाँ पे आएगा? इसका भाज्य कौन होगा? इसका भाजक कौन होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बेसिक क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन तो पूछकर हम सभी को क्या कर रहे हैं? शर्मिंदा कर रहे हैं। तो शर्मिंदा नहीं, आपको मैं बताने के लिए पूछ रहा हूँ कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। आपसे पूछता क्या है? भागफल पूछता है, तो आपको पता होगा किसको हम लोग भागफल कहते हैं। तब तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बता सकते हैं ना। हाँ, तो इसी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो बीच में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, यानी कि नंबर भी बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं। दूसरा जो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो इधर लिखते हैं यह हमारा क्या है? भागफल कहलाता है। यह हमारा भागफल कहलाता है और जो सबसे नीचे होता है, जो हमारा सबसे नीचे होता है वह क्या है? जो सबसे नीचे यहाँ पे बचता है इससे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इसे हम लोग शेषफल कहते हैं और इसी से एक फ़ॉर्मूला डिस्क्राइब होता है और आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछता है। कि पूछता है क्या कि भाज्य बड़ा फ़ॉर्मूला क्या होता है? पहले ये नोट कर लेते हैं। फ़ॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल, यह फ़ॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। शेषफल यह फ़ॉर्मूला होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट पॉइंट बनाकर इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आपको तो बेसिक जानकारी इस क्वेश्चन का बता दिया हूँ। अब आपको भाग करके कहता है कि भागफल क्या होगा, यह बताना है। तो चलिए इसको भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो 98 इससे क्या कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए? तो 98 को 1 मर्तबे लगाएँगे तो कितना आएगा? 98 आ जाएगा। यह कट जाएगा, ठीक है? अब 1 अंक उतारेंगे, तो 1 अंक उतारे 9 उतरेगा, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 1 ज़ीरो और बैठाएँगे और दूसरा का अंक उतारेंगे। क्योंकि 1 अंक तो ऑटोमैटिक उतर जाता है भाग में और दूसरा अंक उतारने के लिए हमें ज़ीरो बैठाना होता है भाग में। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो फिर से हमारा यहाँ पे क्या चलेगा? 1 से लगेगा और यह हमारा 98 कट जाएगा। फिर से हम 9 उतारेंगे और सेम कंडीशन फ़ॉलो होगा। तो 9 तो 98 से कटेगा नहीं, अब डबल अंक उतारने के लिए हमें 0 बैठाना होगा। यानी कि यहाँ पे 98 लिखेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा और 1 में 98 से गुना करेंगे 98 आएगा यानी कि कट जाएगा। अब 98 उतारने के लिए हमें फिर से 0 बैठाना होगा तो यहाँ पे 8 उतरेगा, यहाँ पे क्या उतरेगा? यहाँ पे 8 उतरेगा तो 98 आया यानी कि फिर से 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो देखिए, यह हमारा भागफल हो गया, इसका शेषफल कितना हुआ? जब आपस में सभी कट जाता है तो शेषफल हमारा 0 हो जाता है। हमारा शेषफल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा भागफल आया 10, 10, 10, 1। 10, 10, 1 आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 10, 10, 1 आपका ऑप्शन नंबर 3 है और इसमें यह कैसे कंडीशन फ़ॉलो होगा? हमें भाज्य निकालना होगा। तो हमें क्या करना होगा? भाजक क्या है हमारा? भाजक 98 है। 98 लिख देंगे और भागफल आपका है 10, 10, 10, 1 कोई दिक्कत? 10, 10, 1 है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। शेषफल आपका क्या है? तो शेषफल आपका 0 है क्योंकि कट गया। जब ये आप इसको गुणा करके जोड़ेंगे 0 तो आपको मालूम है कितना आ जाएगा? 98, 98, 98, 98 और 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका भाज्य भी निकल गया, इस फ़ॉर्मूला भी सत्यापित हो गया।
कि जो फ़ॉर्मूला है वो बिल्कुल कन्फर्म है और आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इस फ़ॉर्मूला के आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको कितना बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और सेट वाइज़ करा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज़ क्लासेस को जॉइन करना है, चैप्टर वाइज़ क्लासेस को जॉइन करना है, तो इसके लिए आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ यह अभी बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ में, इससे भी कम प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएँगे डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे। क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और आप सभी को पता है कि हिंदुओं का महाछठ का आयोजन होने वाला है। बहुत जल्द इसका क्या होगा, शुरुआत भी होगा और हो चुका है। तो इसमें अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो 10 से 15% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको इसमें सभी कोर्सेज़ यानी कि जितने भी वीडियो है वह सभी आपको 23 नवंबर तक, कब तक? 23 से 25 नवंबर तक लेटेस्ट आपको कंप्लीट करा दिए जाएँगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 23 नवंबर तक आपका आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। उसके बाद आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप एक वीडियो को देख सकते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें एक चैप्टर के लिए 2 से 3 वीडियो लाए जाते हैं और वह टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ होते हैं और इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है। ऐसे आप कोर्स सिर्फ़ मॉक टेस्ट के लिए जाएँगे तो 99 या 139 लगेंगे। ऑफ़र जैसा होता है उसके अनुसार इसमें आपको पैसे लगते हैं, ठीक है? तो अभी 10 से 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट तो पहले से ही चलता है कोर्स पे। अगर आप चाहें तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आती तो आपको 1 वीक की वारंटी भी दी जाती है। आपको 100% रिफंड करा दी जाएगी, 100% रिफंड करा दी जाएगी। ऐसा कोई भी पूरे बिहार में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं है जो आपको 100% रिफंड पॉलिसी भी उपलब्ध कराए अगर कंटेंट समझ में ना आए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमें कंटेंट और बच्चों को समझ में आते ही आते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कंटेंट समझ में नहीं आएँगे। लेकिन उन्हीं की जो समस्याएँ होंगी उन्हें भी हम लोग सॉर्ट आउट करने की पूरी-पूरी संभावनाएँ कोशिश करते हैं और सॉर्ट आउट हो जाती है, उनको रिफंड भेज दे दिया जाता है, ठीक है? अगर आप चाहें तो कंटेंट में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आज ही एनरोल कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 9123427285 पे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 भिन्न समतुल्य हैं? समतुल्य का मालूम है क्या होता है? कि एक जैसा है, एक जैसा है, तो आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है। समतुल्य का मतलब क्या है? सेम हमारा क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन होना चाहिए, सेम फ्रैक्शन यानी कि हम बोल सकते हैं इक्वल फ्रैक्शन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसे हम लोग इक्वल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्या? इक्वल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि भिन्न को तो फ्रैक्शन बोलते ही हैं और आपको इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है? चलिए एक बार फिर से हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फ्रैक्शन कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से फ्रैक्शन के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ। फ्रैक्शन को हम लोग भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। हिंदी में भिन्न कहते हैं और भिन्न का फ़ॉर्म क्या होता है? इसका रूप होता है FORM हम लिख देते हैं। फ़ॉर्म इसका होता है N/T। N अब किसको कहते हैं? N हम लोग नोमिनेटर को कहते हैं और D डिनोमिनेटर को कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंश बटा और अंश बटा हर बोलते हैं। देखिए कितनी बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ और एक-एक लाइन आपको समझाते हुए चलूँगा। कोई दिक्कत नहीं। यह हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि नोमिनेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। आगे चलेंगे, इसमें कंडीशन है कि इसका जो टाइप है ना, टाइप इसका 3 प्रकार का क्या है? 3 टाइप का होता है। जो हमारा फ्रैक्शन है वह हमारा 3 टाइप का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस जो अभी मैं आपको एक स्लाइड में कंप्लीट कराऊँगा, यहाँ पे जो भी जानकारी दे रहा हूँ, इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते ही पूछते हैं। तो उम्मीद है इस बार भी पूछे जाएँगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन यह है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा जब इसका नोमिनेटर क्या हो? नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है कि नोमिनेटर यानी कि अंश छोटा होगा हर से।
आगे चलते हैं, तो इसका कंडीशन है हमारा नोमिनेटर बड़ा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसको पहचानने का सीधा-सा मतलब है कि इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का गुण मिलता है। इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का गुण मिलता है। इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का क्या होता है? गुण मिलता है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। यहाँ पे है अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पे है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एग्ज़ाम्पल में जब हम लोग देखेंगे तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल इसका सीधा-सा मतलब इतना ही है। एग्ज़ाम्पल का सीधा-सा मतलब क्या है? एग्ज़ाम्पल का सीधा-सा मतलब यह है एग्ज़ाम्पल का सीधा-सा मतलब यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि यह है क्या, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल है अंश बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए नोमिनेटर के लिए। कहीं यहाँ पे 1/2 क्या सही है? हाँ, बिल्कुल। नीचे वाला क्या होना चाहिए? नीचे वाला आपका बड़ा होना चाहिए। इसी टाइप से दूसरा का एग्ज़ाम्पल है 3/5, अगला है 5/7, कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इसका डायरेक्टली उल्टा होगा, यानी कि ऊपर वाला हमारा बड़ा होना चाहिए 4/3, 5/7 नहीं सॉरी 7/5 होगा, कितना होगा? 7/5 होगा क्योंकि हमें 5/7 लिखेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 बटा कितना 9/6 कुछ भी लिख दीजिए। 9/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम लोग उसको तोड़ के शॉर्टेस्ट फॉर्म करते हैं तो वह हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन वो हमारा क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि जब हम 4/3 को तोड़ के लिखेंगे तो 1.1/3 लिखेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। यह हमारा जो फॉर्म है ना, यह हमारा जो इधर वाला फॉर्म है 1.1/3 इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कंडीशन है यह याद रखिएगा। आपको इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए इन सभी में से कौन-सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है और कौन-सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन-सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, यह हमें पहचान कर बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? आपको फ्रैक्शन से संबंधित जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन को समतुल्य भिन्न आपसे पूछा जा रहा था, यानी कि सेम इक्वल वाला। तो देखिए 1/4 को तो 1/4 तो शॉर्टेस्ट फॉर्म और हो नहीं सकता है। लेकिन 2/4 को और शॉर्टेस्ट फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? 1/2 तो क्या 1/2 1/4 के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2/3 1/3 के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। 5/2 2/5 के बराबर है क्या? नहीं है। 2/5 के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या है? 2/5 के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन हमने जो कंडीशन बताया, क्या उस कंडीशन को यह वेरीफाई करता है? हाँ, वेरीफाई करता है या नहीं करता है, इसके बारे में चेक करते हैं। तो यहाँ पे 6 और 8 को घटाएँगे, तो 2 मर्तबे कटेगा तो 2 चौका 8 और 2 तियाई 6। यानी कि आया कितना 4/3 और इधर भी 4/3 तो क्या 4/3 बराबर 4/3 होता है या नहीं होता? ये आप हमें बताइए। तो जब होता है तो क्या आप यह कह सकते हैं कि यह जो दोनों समतुल्य है, इक्वल भिन्न है, दोनों एक जैसा है? हाँ, बिल्कुल है। हमने जो कंडीशन बताया वह सभी कंडीशन ये वेरीफाई कर रहे हैं। यानी कि हमारा समतुल्य भिन्न कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आएँगे फ्रैक्शन से संबंधित, वे सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। काफ़ी बेसिक से काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाया गया। यहाँ पे कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है। 3 का क्या है? गुणज यानी कि मल्टीपल है। गुणज को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल है तो वह संख्या डैश से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या किस से विभाजित होगी? तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों हमने कहा कि 3 से ही विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा? ये चलिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इससे वेरीफ़ाई करते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल है हमारा 1, 2, 3 कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। कहता है
यहाँ पे यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, तो संख्या के अंकों का योगफल, तो योगफल का मतलब यही ना है 1 + 2 + 3, यह संख्या 123 था और इसका अंकों का योगफल क्या हो गया? अंकों का योगफल 1 + 2 + 3 यानी कि कितना हो गया? 1 + 2 यानी कि 3 और 3 + 3 6 हो गया। तो 3 क्या है? 3 का तो 6 मल्टीपल है या नहीं है? मल्टीपल है। तो वह संख्या किस से विभाजित होगी? वह संख्या किस से विभाजित होगी? तो हमने कहा कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो बाकी से विभाजित होगी या नहीं होगी, यह हमें चेक करना होगा। तो संख्या को चेक करना है। 123 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या यह पूरा-पूरा कटेगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। यह क्या पूरा-पूरा कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो यह 2 से तो कटने की कोई चांस ही नहीं बनता है। 2 से तो कटने की कोई चांस ही नहीं बनता है। 3 से तो कट जाएगा, तो बाद में हम लोग चेक करेंगे। 6 से चेक कीजिए। 123 को जब आप 6 से चेक कीजिएगा, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा। जब 3 एक अंक जो भाजक से छोटा अंक आता है, तो यहाँ पे हम लोग भागफल में 0 ऑटोमैटिक बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी नहीं पूरा कटा, तो 6 भी आपका आंसर नहीं होगा। 123 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो क्या कटेगा? नहीं। यहाँ पे 9 हो जाएगा और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 उतरेगा। 9 तिरी 27, 9 तिरी 27, यहाँ पे 6 आ गया शेष। तो क्या कटा? किसी भी अंक से तो नहीं कटा। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो क्या सही है या नहीं है? सही मायने में सही है या नहीं? इसको कैसे चेक करेंगे? तो 123 को हम लोग जब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 4 तिरी 12, आपको भी पता है क्या? 4 तिरी 12, 3 उतरेगा और 3 एकम 3, यह तो पूरा-पूरा कट गया। तो हमने जो स्टेटमेंट बताया या जो इस स्टेटमेंट का सही ऑप्शन आ रहा था, वह आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आ रहा था। कोई दिक्कत? अब कन्फ्यूजन नहीं है? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है? आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि अंकों का योगफल 3 का गुणज है, तो वह संख्या किस से विभाजित होगी? तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 पे चलना प्रारंभ करती है। कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है जो 28 अगस्त को कब? 28 अगस्त 2021 को शाम को 16:35 पे चलना क्या करती है? प्रारंभ करती है, ठीक है? एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को कब? 30 अगस्त 30 अगस्त 2021 को 7:30 पे पहुँचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है? आपसे क्या पूछता है? टोटल टाइम किया है, यानी कि टोटल टाइम आपको ज्ञात करना है। तो टोटल टाइम ज्ञात करने के लिए आपको यह पता करना होगा कि 30 अगस्त को यह ट्रेन कितना चला, 28 अगस्त को कितना चला और साथ में क्या 28 और 30 अगस्त के बीच में कोई और भी डेट है या नहीं? ये आपको 3 कंडीशन आपको पहले पता करना होगा, तभी इस क्वेश्चन का सही आंसर निकलेगा। तो सभी लोग सबसे पहले ये बताइए कि 28 अगस्त के बाद क्या डायरेक्टली 30 अगस्त आएगा या इसके बीच में कोई और डेट आएगा? आप कहेंगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि 28 अगस्त के बाद डायरेक्टली 30 हो जाए, क्योंकि 28 के बाद 29 आएगा तब 30 आएगा। 28 के बाद क्या आएगा? 28 के बाद 29 आएगा, फिर क्या होगा? 29 आएगा, उसके बाद 30 होगा। 28 के बाद 29 आएगा, 29 के बाद तब 30 आएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यानी कि इसमें एक ऐसा भी डेट लुप्त है 29 अगस्त जिस दिन ट्रेन क्या हो गया? पूरा दिन चलता रह गया। पूरा दिन क्या हो गया? चलता रह गया। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब बताइए कि 28 अगस्त को यह ट्रेन चला कितना? 28 अगस्त को यह ट्रेन चला कितना? तो यह ट्रेन 12 बजकर यहाँ पे 00 मिनट पे यह तो 12 बज गया, रात का 12 बजने के बाद डेट तो चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 12 बजने के बाद क्या हो जाएगा? डेट चेंज हो जाता है। 12 बजने के बाद डेट चेंज हो जाता है, तो इसको जब देखेंगे आप, तो 12 बजे में से आप क्या करेंगे? टाइम को घटाएँगे तो क्या टाइम को आपको माइनस करना होगा। तब 12 बजने में अभी कितना देर का समय है? देखिए, 12 में से इसको घटाएँगे, कैसे हम लोग घटाते हैं, यह तो जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 23 घंटा और यहाँ पे 60 मिनट लिख देंगे तो 24 घंटा हो गया। 24 घंटा में से हम लोग 16 घंटा 35 मिनट को घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा और यहाँ पे 4 और 3 7 7 घंटा 25 मिनट, 7 घंटा
25 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत? 7 घंटा 25 मिनट। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7h 25 मिनट। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे चलिए? हाँ, चल सकते हैं। अगला कहता है कि 30 अगस्त को सुबह 7 बजकर 30 मिनट पे यह पहुँच गया है। 7 बजकर 30 मिनट पे पहुँच गया है। तो 7h इंटू 30 मिनट। इस सभी को जोड़ेंगे टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ना होगा। टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 7 घंटा, यहाँ पे घंटा छोड़ दीजिए, 7 घंटा 7h प्लस 25 मिनट, फिर से है 24h यानी कि 24 घंटा प्लस 7h प्लस कितना 30 मिनट। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। जब इसको जोड़ेंगे तो घंटा को घंटे के साथ जोड़िए और मिनट को मिनट के साथ जोड़िए। देखेंगे तो 7 7 घंटा, 24 घंटा और 7 घंटा इसको जोड़िए तो 7-7 14, 14 और 24 कितना हो जाएगा? 24 14 कितना हो जाएगा? 38 घंटा। कितना? 38 घंटा हो गया। अब मिनट को जोड़िए, तो मिनट हमारा है 25 मिनट और 30 मिनट। 25 और 30 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 मिनट हो जाएगा। यानी कि 38 घंटा 55 मिनट आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा था? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 38 घंटा 55 मिनट बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और टाइम हम लोग घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, ये दोनों बातों को हम लोग इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पे कहता है कि 2750 एमएल बराबर है कितना लीटर, कितना एमएल, कितना किस चीज़ के बराबर है, इसके बारे में आपको जानकारी बताना है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ या आपको पता है तो और बेस्ट है, ठीक है? और क्या है, बेहतर है इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, क्या है? आप सभी को पता है कि 1 लीटर में कितना एमएल होता है? 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। 1 लीटर में कितना एमएल होता है? 1000 एमएल होता है। 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। इसी टाइप से हम आपसे पूछूँ कि 2 लीटर में कितना हो? तो कहेंगे आप कि सर ये कोई पूछने की बात नहीं है। 2 को 1000 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना हमारा एमएल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2000 एमएल। जब 3 लीटर से आपसे पूछा जाएगा 3 लीटर में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर फिर से वही कीजिए 3 से गुना कर दीजिए 1000 में जितना आएगा उतना हमारा एमएल हो जाएगा, यानी कि 3000 एमएल। तो यह नंबर जो आपको मिल रहा है 2750 एमएल, यह बताइए कि यह 1000 एमएल और 2000 के बीच में है क्या? आप कहेंगे सर 2750 एमएल बोल रहे हैं, तो वह कैसे संभव है 1000 एमएल और 2000 के बीच में आएगा? तो आने की संभावना नहीं है। तो हम कहेंगे सर जब इसमें नहीं आएगा तब बताओ इस तीनों में से किसके बीच आएगा? तो आप कहेंगे कि सर 2000 और 3000 के बीच में हमारा एक ऐसा भी नंबर आएगा जो 2750 होगा। एक ऐसा भी नंबर होगा जो 2750 होगा। यानी कि यह लीटर में आप देखें तो 2 और 3 लीटर के बीच का यह मात्रा दिया हुआ है। 2 लीटर और 3 लीटर के बीच में दिया हुआ है। 30 से जब आप काटेंगे तो आपका देखिए, क्या 27 लीटर हो सकता है? कभी भी नहीं। जब 27 लीटर नहीं होगा तो आपका ऑप्शन ए सही होगा या गलत? आप कहेंगे सर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि 275 लीटर, तो 275 लीटर कैसे हो जाएगा? जब यह कहता है कि 2 और 3 लीटर के बीच में होगा, जब अब आपने ही बताया कि 2 और 3 लीटर के बीच में होगा, ये अब 275 लीटर कैसे हो जाएगा? यानी कि 2 ऑप्शन आपका कट गया। तीसरा आपका ऑप्शन देखिए, यह कहता है 0.275 लीटर। तो ये भी कैसे संभव है भाई? 0 लीटर कैसे है? ये तो 2 लीटर से ज़्यादा है और 3 लीटर से छोटा है। इतना ही आप लोग जब कैलकुलेट किए या इतना ही आपके माइंड में था, तो आप 3 ऑप्शन को कैंसल आउट कर चुके हैं। तो 4 ऑप्शन में से जब 3 कैंसल आप कर चुके हैं, तो एक ऑप्शन बचा हुआ है। वह ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 3 है। तो जो ऑप्शन ऐसे बचता है वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। यानी कि 4 ऑप्शन में से जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो जो चौथा ऑप्शन बचा हुआ होता है वही हमारा सही आंसर होता है। इसका दूसरा भी तरीका बताऊँगा मैं आपको, लेकिन यह मेथड आपको ईज़ी वे में समझ में आया या नहीं आया? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, कि जितना एमएल दिया हुआ है लीटर बनाने के लिए आप इसको 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो यह लीटर बन जाएगा। अगर आपको लीटर को एमएल में बनाना है, आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। अगर एमएल से
लीटर में जाना है, एमएल से आपको लीटर में जाना है, तो इसके लिए आपको 1000 से भाग करना होता है। 1000 से क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर आपको लीटर से एमएल में जाना है, लीटर से एमएल में जाना है, तो आपको क्या करना होगा? 1000 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो जब इसको 1000 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो नीचे में है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। इतना आपका क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 2 लीटर 750 एमएल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 तो मिल ही गया। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर आपको यह छोटा-सा कॉन्सेप्ट याद था, तो इससे भी आप 3 ऑप्शन को कैंसल आउट कर लेते। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट याद है कि लीटर से एमएल में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं और एमएल से लीटर में जाने के लिए 1000 से भाग करते हैं, इतना आपको पता होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लगा लेते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा इसके बारे में आप लोग थोड़ा-सा क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। कहता है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? यानी कि किसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? यह आपसे पूछता है, ठीक है? तब यहाँ पे कहता है कि 25 दर्जन वस्तुएँ प्रत्येक वस्तु 350 प्रत्येक वस्तु 350 यानी कि 25 दर्जन वस्तुएँ खरीदा है। तो आपको तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सर दर्जन का मतलब क्या है? तो 1 दर्जन बराबर क्या होता है? यह अगर आपको पता है, तो इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। तो हम आपको बोलेंगे कि सर ये बताइए 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है, तो 25 दर्जन बराबर क्या होगा? 1 दर्जन बराबर 12 तो 25 दर्जन बराबर कितना? तो आप कहेंगे सर कोई बात नहीं 12 को 25 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो 25 को 10 से गुना कीजिएगा तो 250 और 25 को 2 से गुना कीजिएगा तो 50 यानी कि 250 और 50 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा? 300 यानी कि यह 300 वस्तुएँ खरीदता है 300 वस्तुएँ खरीदता है और प्रत्येक वस्तु का दाम कितना है? 350 यानी कि इस क्वेश्चन का जब आप इस व्यक्ति जो है, जो सामान खरीदा है, इसका कॉस्ट देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 गुना 350 300 गुना 350 जब आप करेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ट्रिपल ज़ीरो तो लगेगा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। और 3 पच्चे 15 के 5 और 3 तिहाई 9 और 1 10 यानी कि इतना इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी कि 1,05,000 हो गया। 1,05,000 हो गया इसका कॉस्ट। अब कहता है कि यह 250 पैकेट खरीदता है। यह 250 पैकेट खरीदता है दूसरा व्यक्ति और प्रत्येक पैकेट का दाम कितना है? प्रत्येक पैकेट का दाम 350 350 इसको आपको क्या करना है? कॉस्ट देख लीजिए, तो कॉस्ट निकालने की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हम 250 से गुणा कर रहे हैं और 250 पैकेट कर दें और कितना पैकेट का दाम है? 350 पैकेट का दाम है। इसको आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, ना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 350 ही कॉस्ट था और यहाँ पे भी 350 कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वस्तु ज़्यादा खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ पे वस्तु कम खरीद रहे हैं। तो बताइए व्यक्ति 2 नंबर वाले का क्या कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा? तो हाँ, बिल्कुल कॉस्ट कम होगा। जब कॉस्ट कम होगा तो आपको यही नहीं बताना है कि सबसे अधिक कॉस्ट किसका है? तो व्यक्ति नंबर 1 का यानी कि पहले वाले व्यक्ति का क्या है? कॉस्ट अधिक पड़ेगा। पहले वाले व्यक्ति का कॉस्ट क्या पड़ेगा? अधिक पड़ेगा यानी कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है? कोई दिक्कत? अगर आप चाहें तो इसे गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा कीजिएगा तो मालूम है क्या होगा? गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? तो मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि गुणा करने पर क्या आएगा? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग गुणा कर लीजिए 25 250 गुना 350 यानी कि 350 जब गुना करेंगे तो 87,500 आ जाएगा। 87,500 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपका हम आपसे पूछेंगे बताइए 1,05,000 में 1,05,000 या अठा स सात 87,500 में से दोनों में से ज़्यादा कौन है? तो आप कहेंगे सर कैसे बच्चा वाला क्वेश्चन करते हैं? 1,05,000 हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था कि कौन-सा ज़्यादा है या किसकी लागत अधिक है? लागत अधिक किसका होगा? ऑप्शन नंबर 1 का ही होगा। यानी कि पहले वाले व्यक्ति का होगा, जो ज़्यादा वस्तु खरीदेगा उसका ही लागत ज़्यादा होगा। तो ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूछता है आपसे 5 समकोण 5 और 1 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? तो 5 समकोण सबसे पहले समकोण का मतलब क्या होता है? तो इससे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं।
राइट एंगल बोलते हैं और राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है यानी कि 5 राइट एंगल यानी कि इसका जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 90 और प्लस कहता है 1/3 तो 1/3 का मतलब क्या है 1/3 तिहाई का मतलब क्या होता है 1/3 यानी कि 1/3 समकोण का मतलब है 90 डिग्री ठीक है जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 90 कटेगा यानी कि 30 मरतबे और इधर गुना करेंगे तो 9 पचे 45 450 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है बशर्ते कि आपको यह पता होना चाहिए कि राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि रिज्यू कोण बराबर 180 डिग्री होता है और जीरो एंगल यानी कि 0 डिग्री बराबर आपका क्या होता है 0 डिग्री होता है ये सभी पता होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कौन से संबंधित आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं ही आते हैं और जब इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में नेक्स्ट बार आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आपसे कहता है कि प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंकों को आधा घुमाया। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मालूम है क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा जो पहले की तरह ही दिखाई देंगे। आधा घुमाने पर भी क्या होगा? आधा घुमाने का मतलब है यह भाग जब पूरा घुमाएँगे तो यह भाग। मान लीजिए यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको पूरा घुमाने का मतलब है कि फिर से यह डॉट हमारा ऊपर ही आएगा। लेकिन जब इसको हम लोग आधा घुमाएँगे तो यह डॉट यानी कि जो था यह आधा घुमाएँगे तो यहीं पे आ जाएगा ना। हमें मात्र 180 डिग्री घुमाना है, तो 180 डिग्री घुमाएँगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3 ही हो जाएगा। बाकी सबको घुमाएँगे तो 6 आपका 9 लगने लगेगा और 9 आपका 6 लगने लगेगा। 5 को घुमाएँगे तो वह 5 समझ में नहीं आएगा, 3 को घुमाएँगे तो वह आधा समझ में नहीं आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, जिससे हम लोग आधा भी घुमाएँगे, तो वह क्या दिखाई देगा? बिल्कुल सेम दिखाई देगा। इसका जो दूसरा तरीका या दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका सिमेट्रिकल यानी कि सममित लाइन खींची जा सकती है, वहीं हमारा आधा घुमाने पर भी वस्तु क्या दिखाई देगा? सेम वस्तु दिखाई देगा। तो इसमें देखिए सिमेट्रिकल लाइन क्या हम लोग 5 में बना सकते हैं? सिमेट्रिकल लाइन यानी कि दोनों तरफ एक जैसा दिखाई देता है। क्या ऐसा संभव है? इसमें तो संभव है ही नहीं, 3 में तो बन 5 में तो सिमेट्रिकल लाइन बनेगा नहीं, 3 में तो बन जाएगा, लेकिन 5 में बनेगा क्या? तो नहीं, सिमेट्रिकल लाइन जब नहीं बनेगा तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ये 9 में सिमेट्रिकल बनेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, कैसे काटेंगे बताइए? इसमें हम लोग ना हॉरिज़ॉन्टल काट सकते हैं, ना वर्टिकल काट सकते हैं। और डायगोनल तो काटते नहीं है, यानी कि तिरछी तो काटते ही नहीं है। तो सममित जब नहीं बनेगा 9-6 में या 5 में नहीं बनेगा तो आपका ऑप्शन गलत है। 7 में तो सममित बनेगा नहीं, ऐसे भी नहीं काट सकते, ऐसे भी नहीं काट सकते। तो आपका ऑप्शन 3 जब गलत हो जाएगा तो चौथा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 गलत है। आपका 1, 2 और 4 बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। और वह सही कौन-सा है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए, ज़ीरो को हम लोग कैसे काट सकते हैं? ऐसे भी काट सकते हैं, तो देखिए दोनों साइड में हमारा सेम दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। वर्टिकली भी काट सकते हैं, हॉरिज़ॉन्टली भी काट सकते हैं। देखिए, दोनों तरफ सेम दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। इसी तरीके से 8 को देखिए, तो 8 को हम लोग वर्टिकली काट दिए, हॉरिज़ॉन्टली काट दिए तो सेम दिखाई दे रहा है। वर्टिकली काटेंगे तो फिर भी सेम दिखाई देगा। वर्टिकली काटेंगे, फिर भी सेम दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें आपको सिमेट्रिकल लाइन दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो आगे क्वेश्चन जो आ रही है उसे पढ़िए और थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये भी आपको पता हो चुका होगा। कहता है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल एक स्टील की तार वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्या दिया हुआ है? वर्ग का एरिया दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसी तार को एक वृत्त का आकार दिया जाए या वृत्त का आकार दिया जाए या मोड़ा जाए, तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी। इस वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि वर्ग का एरिया जब वर्ग से ही हम लोग क्या बना रहे हैं, इस वर्ग को हम लोग मोड़कर वर्ग का क्षेत्रफल तो यही होता है। तो इसका क्षेत्रफल 484 है और इसको हम लोग मोड़कर एक वृत्त बनाते हैं। तो क्षेत्रफल दोनों के लिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम होगा। क्षेत्रफल दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा।
जब क्षेत्रफल सेम हो जाएगा यानी कि हम यह कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल भी आपका 484 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यह पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है और बराबर में 484 सेंटीमीटर लिखेंगे। पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 22/7 हमें प्रयोग करना है। तब पाई बराबर हम लिख देंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर और इधर 484 इधर देखिए 7 आपका क्या है भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो 484 गुना 7 और बट्टा में आर स्क्वायर बराबर जब इधर भाग में आपका गुणा में है 22 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 484 गुना 7 बट्टा 22, 22 से इसको कटाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, इसको कटाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा आप ये बताइए। तो 22 सत्ते जब आप करेंगे या 484 को जब आप 22 से पूरा-पूरा कटाएँगे तो यह 22 मरतबे कटेगा, कितना? 484 को जब 22 से कटाएँगे तो कितना आएगा? 22 मरतबे ही कटेगा यानी कि 22 गुना 7 आएगा और 22 गुना जब आप 7 करेंगे 22 गुना जब 7 करेंगे 22 गुना जब 7 करेंगे तो 154 आएगा। क्या आएगा? 154 हमारा त्रिज्या आएगा। क्या आएगा? 154 हमारा क्या आ गया? 154 सेंटीमीटर हमारा आर स्क्वायर बराबर है। आप यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, जो होगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 154 किसका होता है? 154 किसका होता है स्क्वायर? तो आप करेंगे तो किसका आएगा? 154 किसका होगा? तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, जिसका भी स्क्वायर होगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यह पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि यह मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन है या नंबर सीरीज का क्वेश्चन है या सीरीज का क्वेश्चन है या मिसिंग नंबर का है। लेकिन हम लोग और सीटेट के पेपर में बोलते क्या है कि यह आपका क्या है पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या है? पैटर्न का क्वेश्चन है यानी कि एक पैटर्न रिपीट होता है। तो हम लोग नंबर को लिख देते हैं 1 6 15 और अगला इसके बाद है 45, इसके बाद है 66, इसके बाद है आपका 91। तो देखिए 1 से 6 जाने में 5, 5 6 से 15 जाने में 9, अगला क्या होगा? अगला देखिए, अगला यहाँ पे 45 से 66 होने में आपका 21 हुआ, इक और 66 से 91 जाने में 66 से 91 जाने में 25 कितना हुआ? यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है। तो क्या अगला भी 4 का डिफरेंस होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अगला भी कितना का डिफरेंस होगा? 4 का डिफरेंस होगा, यानी कि 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में जब 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना जोड़ना होगा? 15 में जब 13 जोड़ेंगे तो 15 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है और 28 में हम लोग 17 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह पैटर्न का क्वेश्चन था और उम्मीद है कि जब आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टाइप के पैटर्न आए तो थोड़ा देख लीजिएगा कि कितना लेयर पैटर्न चल रहा है। इसमें 3 लेयर पैटर्न चल रहे हैं, ठीक है? 3 लेटर पैटर्न आप देखेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में 3 लेटर पैटर्न ही चलते हैं, यानी कि 3 लेयर पैटर्न चलते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, हमें उम्मीद है। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयाँ मापी है और जिसके परिणाम परिणाम यानी कि रिजल्ट निम्न प्रकार के हैं, यानी कि नीचे लिखे गए हैं सभी का परिणाम। कितना बच्चा है? तो 6 बच्चा है। इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या है? आपको यही बताना है। तो आप सभी को यह पता होगा कि औसत को हम लोग इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं और एवरेज बराबर एक फ़ॉर्मूला होता है जिसे औसत बोलते हैं। औसत बराबर हम लोग कहते हैं कि सभी संख्याओं का योग, क्या कहते हैं? आप इसे नोट कर लीजिए। सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो देखिए संख्याओं की संख्या कितना है? तो 6 है, क्योंकि 6 गो बच्चा है तो 6 गो लंबाई ना है। हाँ, 6 गो लंबाई है, लेकिन अब यहाँ पे आपको यह बताना है कि इसका योग क्या होगा? सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए 109 जोड़ेंगे। 109 प्लस एक 114.7 प्लस 102 प्लस 102.9 प्लस 99 99 प्लस 7 अगला जोड़िए प्लस 109 प्लस 5 यहाँ पे 112.2 इस सभी को आप जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लीजिए 109 प्लस 114.7 प्लस
102.9 प्लस 99.7 प्लस 109.5 प्लस 112.2 बराबर कितना आ जाएगा? 648 आ जाएगा बटा 6। जब आप इसको घटाएँगे तो 6 एकम 6 कटेगा और यहाँ पे 0 बैठेगा, 8 छक 48 यानी कि 108 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए था, जो अगर आपको याद होता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ईज़ी वे में और आप इसका आंसर निकाल लेते हैं। वह है कि औसत बराबर होता क्या है? तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह पूछता है कि विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है। क्या है? सभी स्टेशन के लिए रेल टिकट का कीमत दिया हुआ है नीचे। स्टेशन ए से दूरी 57 किलोमीटर है स्टेशन तक, किस तक? बी। स्टेशन ए से बी तक जाने में 57 किलोमीटर है और किराया कितना है? ₹12.50। इसी टाइप से कहता है कि स्टेशन ए से लेकर बी सी तक जाने में के लिए 175 किलोमीटर है और किराया इसका है ₹28। इसी टाइप से स्टेशन ए से स्टेशन डी तक जाने के लिए 336 किलोमीटर है और रुपया है ₹49.50 और कहता है कि स्टेशन ए से दूरी ई तक की दूरी कितना है? 495 किलोमीटर और इसका रुपया है ₹62.50। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो आपको यह बताना है कि रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ रेणुका को एक तो रेणुका नाम की एक लड़की है ही और इसके साथ यह रेणुका है और इसके 2 मित्र भी हैं, जो इसके फ्रेंड है। 2 मित्र है यानी कि 2 पर्सन और है, 2 पर्सन और है जिसका नाम नहीं पता है। तो टोटल पर्सन कितना हुआ? तो टोटल पर्सन हमारा 3 पर्सन हो गया। कितना हो गया? 3 पर्सन हो गया रेणुका को लगाकर, ठीक है? 3 गो आदमी को यात्रा करना है। कहाँ से कहाँ तक? तो स्टेशन ए से डी तक जाना है। स्टेशन ए से कहाँ तक जाना है? स्टेशन ए से डी तक जाना है। तो कितना किलोमीटर यात्रा करेगा? स्टेशन ए से लेकर डी तक की यात्रा है हमारा 366 किलोमीटर। आपका देख लीजिए यहाँ पे स्टेशन ए से लेकर डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? तो 366 किलोमीटर। कितना? 366 किलोमीटर इसे ट्रैवल करना है। कितना? 366 किलोमीटर ट्रैवल करना है और इधर कहता है कि किराया है ₹49.50। इतना किलोमीटर के लिए कितना है? ₹49.50 एक व्यक्ति का किराया है। एक व्यक्ति का किराया है, तो कितना व्यक्ति जा रहा है? 3 व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें हमें गुना कितना से करना होगा? 3 से गुना करना होगा। 49 में 3 से गुना करेंगे तो 147 हो जाएगा और 50 पैसा में 3 से गुना करेंगे तो ₹1.5 हो जाएगा, यानी कि ₹148.50 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए और इसको ज़्यादातर आपको समझने की कोशिश करनी थी कि इसमें कितने व्यक्ति जा रहे हैं। रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ यानी कि टोटल 3 पर्सन जा रहे हैं। कितने पर्सन जा रहे हैं? तो 3 पर्सन जा रहे हैं यानी कि एक रेणुका है और 2 उसकी दोस्त यानी कि सहेली है। तो टोटल 3 पर्सन जा रहे हैं और स्टेशन ए से लेकर डी तक जाने के लिए 366 किलोमीटर की यात्रा होगी जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति को ₹49.50 देना है, यानी कि 3 व्यक्ति को टोटल रुपया मिलाकर कितना देना होगा? ₹148.50 देना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे और इसी के साथ हमारी सेशन समाप्त हो चुकी है। आपको सेशन कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके और हमें 91234272 पे अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो आप इस पे पूछ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आपको एक जानकारी और बता दूँ, कोई बच्चे अभी तक एनरोल कोर्स में नहीं किए हैं या कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आपको तो ये पता होगा ही होगा कि हम कितना बेसिक से और कैसे पढ़ाते हैं। अगर हमारे पढ़ाने की टेक्निक को आपको अच्छा लगता है, तो इसके लिए आप आज ही डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे जाकर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? अगर किसी टाइप का कोई सजेशन हो, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, साइट-वाइट सभी कुछ दिए गए हैं। आप इसे एक्सेस कर लीजिएगा। क्या जानकारी है, मैं थोड़ा-सा कोर्स के बारे में ब्रीफ से बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो मिलेंगे। लाइव वीडियो कम मिलेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ज़्यादा मिलेंगे। इसका यह फॉर्मेट इसका यह कारण है कि आप स्पीड को आगे बढ़ा-चढ़ा कर देख सकते हैं, लेकिन लाइव में वीडियो आपको
एक स्पीड में मिलती है, नॉर्मल स्पीड में मिलती है। जब वीडियो पब्लिश्ड हो जाएँगे, उसके बाद ही आपको उस वीडियो को स्पीड अप डाउन करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? लाइव में यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी, आप जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है? लाइव वीडियो का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वीडियो को ऑफलाइन देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आपको एक कारण रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध कराने का एक और ज़्यादा बेहतर कारण है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सीटेट में बहुत कम दिन का टाइम दिया गया है तैयारी करने के लिए। तो मेरा यह टारगेट है कि 23 नवंबर तक हर हाल में इस कोर्स में जितने भी आपको वीडियो मिलने वाले हैं, जितने भी क्लास मिलने वाले हैं, वह सभी 23 नवंबर तक कंप्लीट करा दिए जाए। यानी कि यह बैच टोटली 23 नवंबर तक हर हाल में सारी वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएँगी। उस क्लास को आप जितनी भी बार चाहे तो देख सकते हैं। साथ में इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्या? क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको टॉपिक वाइज़ क्लास चलते हैं, चैप्टर वाइज़ क्लास चलते हैं। साथ में इसी कोर्स के अंदर ही अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट नहीं बल्कि 10 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेज़ देने नहीं होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इस कोर्स का अभी प्राइस बहुत ही ऑफ़र में चल रहा है। क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है जिसकी वजह से इस कोर्स पे डिस्काउंट चल रही है। ऐसे भी हमारी कोर्सेज़ पूरे बिहार में सबसे सस्ते और बेस्ट कंटेंट के साथ हम लोग जुड़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 387 है लेकिन अभी 10 से 15% फेस्टिवल ड्यू टू फेस्टिवल की वजह से डिस्काउंट चल रहे हैं। ठीक है? तो आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूँ। कोई बच्चे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उनको कंटेंट समझ में नहीं आता, तो उनसे नो क्वेश्चन आस्क्ड किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और 927285 पे आप हमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें रिफंड चाहिए। इतना ही लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको 100% रिफंड कर दी जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरे बिहार में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कोर्सेज़ पे 100% डिस्काउंट या 100% रिफंड पॉलिसी उपलब्ध कराए। क्योंकि बच्चे को मुझे विश्वास है कि हमारा कंटेंट पूरे बच्चे को अच्छा लगेगा, इसलिए हमने ऐसा एक नियम लाया है, जो 100% रिफंड पॉलिसी है। कब तक? तो 1 वीक के अंदर-अंदर आप क्लेम करते हैं, तो आपको रिफंड मिल जाएगी, ठीक है? आज कोर्स में एनरोल करते हैं, अगले 7 दिन के अंदर में आप कंटेंट को देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं? रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको 100% रिफंड मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छी लगी होगी, कोर्स के बारे में भी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और कोर्स देखने से पहले आप इसका इन्फॉर्मेशन जो है उसे पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसमें क्या-क्या सुविधाएँ मिल रही है, कब तक कोर्सेज़ कंप्लीट कराए जाएँगे, किस-किस टॉपिक का आपको सेशन मिलने वाला है, ये सभी जानकारी क्या-क्या मिलने वाला है, ये सभी जानकारी आपको पीडीएफ में उपलब्ध है। तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन।